अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नए आने वाले व्यूवर से दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो आए जी, नावल का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आगे नावल रात में के दो क्या बज होता रहे है। थे। रोयाम एक बार फिर से गहरी नींद उतर चुका था। 3-4 दिन से मुसलसल नाइट ड्यूटी करने की वजह से हसन भी आज घर गया था। अस्पताल तकरीबन खाली पड़ा था, बहुत कम लोग थे। यहाँ बहुत मरीज कम थे क्योंकि ये ब्लड पेशेंट का अस्पताल था, इसलिए मरीजों की आमदोरफ्त बहुत कम थी। यहाँ सिर्फ 3 ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर वक्त मौजूद होते थे जो इस अस्पताल में आने वाले पेशेंट का इलाज करते थे। बाकी नर्सिस और वार्ड बॉयज और चंद मरीज वो हर चीज़ को भूले अपने बच्चे के मासूम नक्कूश में खोया से देख रहा था। उसे खिदर की बात याद आई। आज दोपहर में उसका चेहरा देखते हुए कैसे उसके दिल पर वार करके उसने कहा था कि शायद अब ज़्यादा दिन तक वो ये चेहरा देख नहीं पाएगा। बेख्तियार ही उसे बेख्तियार ही रोयाम की जानिब नज़र उठाई थी। वो रोना नहीं चाहता था और ना ही वो कमज़ोर था, लेकिन शायद ही इस दुनिया में औलाद को खोने से बड़ी और कोई तकलीफ हो सकती थी। इसकी आंखों से आंसू कब गिरा वो खुद भी नहीं जानता था। बस पता था तो इतना कि वो अपनी औलाद को खोना नहीं चाहता। न जाने किसकी बद्दुआ लगी थी उसके मासूम बच्चे को। वो खामोशी से रयाम के करीब से उठकर जानमाज़ बिछाता तहज्जुद के नवाफिल अदा करने लगा। वो दिन रात सोचता था कि ऐसी कौन सी गलती हो गई थी उससे जिसकी सज़ा उसे रयाम की इस बीमारी के रूप में मिल रही थी। वो तो हमेशा से अच्छे काम करता आया था। उसने तो कभी ऐसा काम नहीं किया था जिसकी सज़ा उसे इतने भयानक रूप में मिले। तो फिर उसके बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? क्या अल्लाह उसे इम्तिहान ले रहा था? अगर हाँ, तो ये इम्तिहान इतना तकलीफ दे क्यों था? वो क्यों इतना बेबस था? दुनिया के 8 बड़े ममालिक में उसे अपने बेटे के लिए एक बोन मैरो ट्रांसफ़र मिशन न मिला। इतनी बड़ी दुनिया में कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके, उसके बेटे को बचा सके। या अल्लाह, मेरी मदद कर। मुझ में नहीं हौसला अपने बच्चे को मरते देखने का। अगर उसे कुछ हो गया तो रूह भी मर जाएगी और इन दोनों के बगैर मैं कैसे जीऊँगा? वो कब से जाए नमाज पर बैठा मुसलसल दुआएं कर रहा था क्योंकि उसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। नवाफिल अदा करके उठकर एक बार फिर से रयाम के करीब जाने लगा जब बाहर से शोर की आवाज़ आई। इतने शोर को सुनकर वो कमरे से बाहर निकलते हुए रोयाम के कमरे को बंद कर चुका था। तकरीबन 50 साल का आदमी था जो बहुत शोर मचा रहा था। बीवी को बचा लो, अगर उन्हें कुछ हो गया तो साहब मुझे जान से मार डालेंगे। वो उनके लिए मुझे छोड़ कर गए थे। अगर उनको कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। कोई बीवी को बचा लो, ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम स्टोर हुआ ब्लड नहीं दे सकते। उनके जिस्म का सारा खून जम चुका है। अगर हमने स्टोर हुआ ब्लड उनके जिस्म में ट्रांसफ़र किया तो 1 सेकंड से भी कम वक्त लगेगा उनकी मौत होने में। हमें खून का इंतज़ाम करना होगा। आप थोड़ा सब्र करें, उसके चिल्लाने पर नर्स ने समझाते हुए कहा। हर कोई किसी न किसी को फ़ोन कर रहा था। डॉक्टर, नर्स, हर कोई मसरूफ़ था। यकीनन ये केस बहुत बुरा था। वो लोग अस्पताल में मौजूद स्टोर हुआ खून इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ना जाने इस लड़की को क्या बीमारी थी कि उसके जिस्म का सारा खून जम चुका था। उसे इसी वक्त खून की ज़रूरत थी। अगर उसकी रगों में अगर खून ना उतरता तो वो मर सकती थी। उसने एक नर्स से पता नहीं क्या सोचकर लड़की की कंडीशन पूछी तो उसने यही सारी बात यारम को बता दी। आपको कौन सा ब्लड की ज़रूरत है? यारम ने पूछा। बी पॉजिटिव, नर्स ने कहा। यह तो बहुत नॉर्मल ब्लड है जो कहीं से भी मिल सकता है। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? यारम हैरान हुआ था। जी सर, ये नॉर्मल ब्लड है लेकिन अस्पताल में मौजूद 2 नर्स दोनों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है जबकि वार्ड बॉय का AB पॉजिटिव। और लड़की की कंडीशन इतनी ख़राब है कि हम उसे ए भी नहीं लगा सकते। हम अभी उससे मैचिंग ब्लड ही चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्रेश। उस लड़की का खून जम चुका है, हम स्टोर हुआ खून इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरा ब्लड बी पॉजिटिव है, अगर मेरा खून लगता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अब अपने बेटे के सदक़े के लिए वो इतना तो कर ही सकता था। सर प्लीज़ आप जल्दी से रूम में चलें, प्लीज़, उस लड़की की जान खतरे में है। नर्स एक तशक्कुर नज़र उस पर डालती ही डॉक्टर को बताने भाग चुकी थी जबकि याराम इस 50 साल आदमी को अपने बेटे का ख्याल रखने का कहता खून देने के लिए अंदर जा चुका था। यारम के खून से उस लड़की की ज़िंदगी बच गई थी जिसकी यारम को भी बहुत खुशी थी। खून देते ही लड़की का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया जबकि यारम रोयाम के पास रूम में लौट आया। इस दौरान रोयाम को होश न आया था। यारम 2 घंटे तक बाहर रहा। इस बूढ़े चाचा ने एक पल के लिए भी
रेहम से नजरें न हटाई थीं और उसके खून देने के बाद बार बार उसका शुक्रिया अदा करता रहा, जैसे उस लड़की का नौकर नहीं बल्कि बाप हो। उसे यकीन था कि उस लड़की से बहुत अटैच था, वरना वो उसके लिए यूं रोता नहीं। खून देने के बाद नर्स ने कमरे में आकर उसे बताया कि वो लड़की बच गई। तमाम डॉक्टर्स ने भी उसका शुक्रिया अदा किया। वो इस मुश्किल वक्त में उनके काम आया था, वरना यकीनन खून का इंतज़ाम होने तक उस लड़की की जान चली जाती। शायद अल्लाह ने यारम को इस लड़की की जान का वसीला बनाया था। उसे सच में उस लड़की को खून देकर खुशी हुई थी। उसकी उम्र 19-20 साल के करीब थी और देखने में बहुत मासूम सी लड़की थी। शायद उसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। बूढ़ा आदमी भी अब पुरसकून था और बहुत बार आकर यारम का शुक्रिया अदा कर चुका था। उसके बार बार शुक्रिया अदा करने पर यारों भी उस लड़की की इयादत के लिए जाने का सोचा था। रोयाम को आज बहुत थोड़ी देर के लिए होश आया था। होश में आते ही उसे दर्द शुरू हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे दोबारा बेहोश कर दिया। जब डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया, वो उसके सीने में छुप गया था। उसका नन्हा सा हाथ नीला पड़ने लगा था, लेकिन डॉक्टर को उस पर रहम नहीं आता था। जगह जगह सुइयों के सुर्ख निशान बनते जा रहे थे। उसका पूरा वजूद आहिस्ता आहिस्ता जर्द पड़ रहा था। डॉक्टर ने कहा था अब उसकी जान को खतरा है, इसे कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। वो लोग रोयाम के लिए कुछ नहीं कर सके थे सिवाय दुआओं के। सब लोग उदास थे। वो रोज़ रोयाम से मिलने आते, लेकिन उसके कमरे में कदम भी ना रखते। शायद उन सब के लिए रोयाम को यूं देखना आसान नहीं था। वो सब बेबस थे, खामोश थे। दिन पर दिन गुजर रहे थे, उनके बस में कुछ नहीं था। दर्द तो उस दिन के बाद नजर ही ना आया। यकीनन वापस आकर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया होगा। उसे क्या फ़र्क पड़ता था कि उसके बोन मैरो से किसी को ज़िंदगी मिल सकती है, कोई जी सकता है, किसी का हंसता खेलता घराना बच सकता है, किसी की ममता पुरसकून हो सकती है। लेकिन उसे तो अपनी ज़िद से मतलब था। वो उसके लिए उसका सुकून थी। उसे बेबस करके वो बहुत मुतमईन था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने दरवाज़ा खटखटाया। आओ बेटा, वहाँ क्यों रुके हो, अंदर आ जाओ, चाचा ने खुशी से कहा। परी बेटा, ये यारम है जिसका मैंने आपको बताया था। उसी ने वक्त पर आपकी जान बचा ली, वरना मैं बूढ़ा जाने क्या करता। यही है वो फरिश्ता जिसे अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया। चाचा ने खुशी से तारुफ करवाया। मैं कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक आम सा इंसान हूँ। मुझे इंसान ही रहने दें चाचा, और मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। चाचा के अल्फाज पर यारम ने कहा तो परी मुस्कुराई। आज के ज़माने में कौन करता है किसी अनजान की मदद? आजकल तो कोई अपनों की मदद भी नहीं करता। हमने खून का इंतज़ाम कर रखा था, लेकिन वो आदमी मेरे शोहर का जानने वाला था और अभी मेरा ट्रीटमेंट में एक हफ़्ता बाकी था, इसलिए मेरे शोहर काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क चले गए। मेरे शौहर तो खुद मुझे खून देने वाले थे, लेकिन उनका खून मुझसे मैच ही नहीं होता, वरना शायद वो अपना सारा खून मेरी रगों में उतारने में एक सेकंड ना लगाते। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, वरना परसों रात तो मैं सच में मर जाती। और आजकल मेरे शौहर घर पर भी नहीं है। वो मेरी इस बीमारी का इलाज ढूंढने सऊदीया गए हैं। किसी ने बताया है कि वहाँ इस बीमारी का इलाज है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे सफ़र करने से मना कर दिया, तो मैं यहीं चाचा की जिम्मेदारी पर पड़ी थी। वो मुस्कुराकर यारम से बोली। तो फिर यारम भी नरमी से मुस्कुराया। आपको बीमारी क्या है? मेरा मतलब है इसका इलाज। मेरी बीमारी का तो मुझे खुद भी नहीं पता। पता नहीं कौन सी बीमारी है, बस खून जमना शुरू हो जाता है और मैं मौत को करीब से टच करके वापस आ जाती हूँ। फिर ये डॉक्टर शाकिर शाकिर मेरा इलाज करते हैं और आप जैसे नेक लोग मेरी ज़िंदगी बचा लेते हैं। इसका अंदाज बहुत बचकाना था। यारम को हंसी आ गई। चलो, शुक्र है कि तुम ठीक हो। अब मुझे चलना चाहिए। हो सकता है मेरे बेटे को होश आ गया हो, यारम मुस्कुराकर कहते हुए उसके करीब से उठा। अरे, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं, आप यहाँ क्यों हैं? आपका बेटा बीमार है क्या? वो फिक्रमंद से पूछने लगी। हाँ, मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है, उसी का इलाज करवा रहे हैं हम। लेकिन डॉक्टर की तरफ से जवाब मिल गया है, बस तुम दुआ करना कि मेरा बेटा बच जाए। वो ज़रा सा मुस्कुराकर उसे रोयाम की हालत बताने लगा। या अल्लाह रहम, इंशाअल्लाह आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। जो दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह उनका मुहाफिज होता है। आपने बिना किसी नफ़े के मेरी इतनी मदद की। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेगा और मेरे भतीजे को इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, एकदम ठीक हो जाएगा। उसने मुस्कुराकर कहा तो यारम ने आहिस्ता से उसके सर पर हाथ रखा। तुम दुआ करना, जिंदा दिल लोगों की बहुत दुआएं लगती हैं। वो उदासी से बोला, मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको हिम्मत और हौसला दे और मेरे भतीजे को ज़िंदगी। वहां से वो परी के सर पर हाथ फेरता बाहर निकल आया। रू, अपना ख्याल रखो, दवाइयाँ वक्त पर लो। इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैं यहाँ रोयाम के साथ हूँ, इसका ख्याल रख रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। रू जब से आई थी रोए जा रही थी। लैला ने उसे बताया था कि वो अपनी दवाई नहीं ले रही। सब उसे समझा समझा कर थक गए थे, लेकिन जैसे जैसे रोयाम की हालत बिगड़ रही थी,
रूह भी पल पल मर रही थी। यारा मुझसे रोयाम की को इस हाल में नहीं देखा जाता, प्लीज़ आप कुछ करें ना, कुछ तो ऐसा करें कि हमारा बेटा ठीक हो जाए। आप तो डॉन है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या आप अपने बेटे को बचा नहीं सकते? वो आंखों में आंसू लिए उससे सवाल कर रही थी। मैं गैंगस्टर हूँ, नाउज़ कोई खुदा नहीं। जिंदगी और मौत का इख्तियार ऊपर वाली ज़ात के पास है, मेरे पास नहीं। अगर अल्लाह ने चाहा तो रोयाम को कुछ नहीं होगा। मैं रोयाम के साथ हूँ रूह, उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हारी हालत मुझे दिन ब दिन मार रही है। रू रोयाम के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश कर तो रहा हूँ, लेकिन तुम इस तरह से रहकर अपना ख्याल न रखकर मेरी हिम्मत तोड़ रही हो, मुझे बेबस कर रही हो। मैं हारना चाहता हूँ, लेकिन वक्त से पहले नहीं। कम अज कम इस सफ़र में हार तक तो मेरा साथ दो। शायद इस सफ़र में जीत हमारे मुकद्दर में लिखी ही नहीं है। यारम, आप नाउम्मीद नहीं हो सकते। उसके अल्फाज ने रूह को तड़पा कर रख दिया। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ रूह, मुझे पता है मेरे अल्लाह मेरे बच्चे को बचाएगा, लेकिन तुमने अपनी हालत देखी है। रूह, मैं इस जात के सामने किस किस के लिए हाथ फैलाऊं? अगर मैं अपने बेटे की ज़िंदगी मांग रहा हूँ तो मुझे अभी सिर्फ उसी को मांगने दो। तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म मत करो, बस इस पर यकीन रखो। बेशक वो औकात से बढ़कर नवाजता है, वो कादिर है, सबसे आला है, बेनियाज है। तुम्हें तो मान था ना कि अल्लाह ताला तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता है, तुमसे बेशुमार मोहब्बत करता है, तो फिर उससे नाउम्मीद होकर क्यों ये आंसू बहा रही हो? अगर आंसू बहाने ही हैं तो जाकर सजदे में बहाओ। वो सजदे में बहाए आंसुओं को पसंद करता है, उससे मांगो और वो बेशुमार देगा। उसे समझाकर एक बार फिर रोयाम के करीब आया, जो आज भी उनसे अनजान, बेहोश और हवास से दूर था। रात के 2 बज रहे थे। वो रोयाम के करीब से उठकर सोफे पर आया। अभी उससे लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, और रात के वक्त दरवाज़ा लॉक कर देता था। उसने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने चाचा जख्मी हालत में थे। बेटा, परी को बचा लो, वो गुंडे उसे उठा कर ले जा रहे हैं। उसे बचा लो, वो लोग उसे मार डालेंगे। रहम करो बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसकी जान बचा सकूं। लेकिन कल को मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा कि मैं उसकी बीवी को 4 दिन ना संभाल सका? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, उसे बचा लो, वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। चाचा रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ने लगे, जब यारम ने इनका हाथ थाम लिया। अब रोयाम के पास रुके, परी को कुछ नहीं होगा, वो उन्हें दिलासा देता उसी जानिब चला गया जिस तरफ चाचा इशारा कर रहे थे। कुछ लोग परी को जबरदस्ती गाड़ी में डाल रहे थे, वो बिल्कुल बेहोश थी। इससे पहले कि वो अपना काम करते, यारम उन तक पहुंच चुका था। उनको कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर ही उसने जमीन पर पड़ा लोहे का पाइप उठाकर उनको पूरी तरह से मारना शुरू कर दिया। वो 4 लोग थे, शायद उनका ताल्लुक किसी भी गैंग से था। उनमें से एक ने जारम के बाजू पर कोई इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, जो जारम ने उसका हाथ थामकर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। उसने इंजेक्शन में मौजूद न जाने कौन सी दवाई को इंजेक्शन पोश करके ज़ाया कर दिया। तुम मुझे ये बेहोशी की दवाई देने वाले थे, लेकिन तुम्हें पता है मैं तुम्हें कौन सी दवाई दूंगा? वो इंजेक्शन में हवा भरते हुए कहने लगा, जबकि वो आदमी हैरानगी से देख रहा था। मौत की दुआ, ये फिजा 1 सेकंड में तुम्हें मौत के घाट उतार देगी। वो उसे कंट्रोल करते हुए उसकी गर्दन के बिल्कुल करीब इंजेक्शन ले गया, और ये बात को नहीं जानता था कि इंजेक्शन में हवा भरने से इंसान की मौत को एक पल भी नहीं लगता। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो तड़पने लगा। छोड़ दूंगा, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? तुम लोग इस लड़की को अगवा क्यों कर रहे थे? वो उसे घूरते हुए पूछने लगा, और अपनी जान बचाने के लिए वो सब इसे मुकम्मल बात बताने लगी। हमारा ताल्लुक ज़ूब गैंग से है। इस लड़की का शोहर हमारे लिए काम करने वाला था, लेकिन उसे पता चल गया कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है, और उसने इनकार कर दिया। हम उसे मनाने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो सीधे तरीके से नहीं मान रहा। हमारे लीडर को उसकी वजह से 35 करोड़ का नुकसान हो रहा है, और अपने लीडर को इस नुकसान से बचाने के लिए हम इस लड़की को अगवा कर रहे हैं, क्योंकि वो इस लड़की से बहुत मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम इस लड़की को अगवा करके उससे अपना काम निकलवाएंगे। वो अरबी ज़बान में पूरी तफसील उसे बता चुका था। यारम ज़्यादा काम की गहराई तक ना गया, सिर्फ इतना ही काफ़ी था कि वो जूब गैंग के मेंबर थे, जो यकीनन अच्छे काम नहीं करते थे। इन लोगों का हिसाब बात पर रख कर वो परी को सही सलामत वापस ले आया था। चाचा की जान में जान आई। परी को ना जाने कौन सी दवाई दी गई थी कि उसे अभी तक होश ना आए, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी। यही उनके लिए सबसे अच्छी बात थी। लेकिन अंदर आते ही डॉक्टर ने उसे ये खबर दी थी कि रोयाम नहीं रहा, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। रोयाम का ऑपरेशन अभी भी हो सकता है, और हमारे पास ऑपरेशन के लिए बोन मैरो मौजूद ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रोयाम की सांसें रुकने लगी हैं। वो सब लोग अस्पताल में मौजूद थे। यारम रोयाम के पास था। वो बिल्कुल बेहोश बेसुध था, लेकिन डॉक्टर कह रहा था कि उसकी सांसें रुकने लगी हैं।
उनका बेटा मरने वाला था। वो सब लोग खामोशी से उसकी आखिरी टूटती हुई सांसें देख रहे थे। न जाने कौन सी सांस आखिरी होगी। अचानक रोयाम लंबी लंबी सांसें लेने लगा कि उसके करीब बैठी रूह बुरी तरह से मचलती थी। जब यारम ने खींचकर उसे अपने सीने में भींच लिया, शायद वो भी इस चीज को कबूल कर चुका था। खिदर, शारिफ, मासूमा, लैला सब रो रहे थे। वो इस छोटी सी जान को खोने जा रहे थे, हमेशा के लिए। पता नहीं इसकी कितनी सांसें बची थी। आंखों से आंसू खुश्क होने का नाम नहीं ले रहे थे। रूह ऊंची ऊंची आवाज में तड़प तड़प कर रोने लगी। सबका जब्त जवाब दे चुका था। वो कुछ भी न कर सका। उसका बेटा उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा था। वो खामोशी से उसे देख रहा था। जब डॉक्टर तेजी से अंदर आए, उसे उठाकर बाहर ले जाने लगे। कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बच्चे को? रूह ने तड़प कर उनसे रोयाम को लेना चाहा। ऑपरेशन थिएटर में। बस इतना जवाब देकर हसन रोयाम को लेकर वहां से भाग गया। उसके पीछे ही वो सब भी कमरे से बाहर निकले थे। जब जख्मी हालत में दरकिशम को शर्ट उतारते अंदर जाते देखा, उन सब ने एक दूसरे की जानिब देखा था, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोला। इन सब के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। सब खामोशी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में एक डॉक्टर आकर यारम के करीब रुका। देखो यारम, ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें इन कागजात पर साइन करना होगा। अगर ऑपरेशन के दौरान रोयाम को कुछ होता है तो अस्पताल उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। वो पहले ही होशो हवास भुलाए बैठे थे। डॉक्टर ने उन्हें मजीद परेशान कर दिया। आप ऑपरेशन करें, हमें यकीन है हमारे रोयाम को कुछ नहीं होगा। हम तो वैसे भी अपनी उम्मीद हार के बैठे थे। खिज़र, जो इतने दिनों से यारम से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, उसी की तरफ देख नहीं रहा था, आज उसके कंधे पर हाथ रखता उसे हिम्मत देते हुए बोला, हाँ डॉक्टर, ऑपरेशन करें, देखिएगा हमारा रोयाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शाहरुख ने पेन निकाल कर यारम के हाथ में देते हुए कहा तो यारम ने उदासी से मुस्कुराकर इन कागजात पर साइन कर दिए। अब सब कुछ अल्लाह के हाथ में था। रूह जाए नमाज पर बैठी मुसलसल अपने बेटे की ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। उसे यकीन था कि उसके बेटे को कुछ नहीं होगा। वो अपनी तमाम तर हिम्मत हार बैठे थे कि अल्लाह ने न जाने कहाँ से उम्मीद की किरण के रूप में दर्द को यहाँ भेज दिया। पता नहीं क्या सोचकर अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाल दिया। वो पत्थर दिल शख्स तो शायद अपने लिए भी कुछ ना करे। यारम की ज़िंदगी बचाने के लिए उसे बोन मैरो ट्रांसफ़र कर रहा था। रोयाम की ज़िंदगी बचाने के लिए उसे बोन मैरो ट्रांसफ़र कर रहा था। वो अपने बेटे के साथ साथ उस शख्स के लिए भी दुआएं मांग रही थी जो उसके बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए राज़ी हो गया था। डॉक्टर ने बताया था ये ऑपरेशन उसके लिए भी बेहद ख़तरनाक है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसे 2 गोलियां सीने में और एक गोली कमर पर लगी और उसका बोन मैरो उसकी कमर से ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो बेशक बेहद तकलीफ दा होगा। लेकिन वो ये तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार था। उनके बेटे के लिए वो खुद इस अजियत से लड़ने को तैयार हो गया था, तो रूह कैसे ना उसके लिए दुआएं मांगती। वो सब बाहर बैठे ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलती बत्ती को देख रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आते या नर्स अंदर जाती, अजीब अफरा तफरी मची हुई थी। लेकिन इन सब के लबों पर तो बस एक ही नाम था, रोयाम। ऑपरेशन ख़त्म हुआ, डॉक्टर बाहर आया तो उसके चेहरे पर अजीब सी थकन थी। यारम उठकर हसन के सामने आकर रुका। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस खामोशी से यारम को देख रहा था। यारम की सांसें रुकने लगी थी। किसी बुरी खबर के खौफ से यारम की आंख से आंसू गिरा। वो सच में उसके ये अल्फाज नहीं सुनना चाहता था, लेकिन हसन कुछ भी नहीं बोला, बस मुस्कुराकर ज़रा सा सर को खम दिया और यारम की जान में जान आई। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो गया है। कुछ देर में रोयाम को रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमारा रोयाम अब ठीक है। हसन ने बहुत खुशी से इन सबको ये खुशखबरी दी थी और यारम को गले से लगा लिया था। लैला तो खुशी से खिदर के ऊपर ही चढ़ गई थी। यह चलो शाहरुख, पहले सदका देते हैं, फिर रोयाम से मिलेंगे। मासूमा ने उसे याद दिलाया तो वो हाँ में सर हिलाता यारम से पूछकर चला गया। रूह शुक्राने के नवाफल अदा करने जा चुकी थी। अच्छा हसन, वो कैसा है? यारम ने दर्द का पूछा। यार वो ठीक नहीं है, मेरा मतलब है इसको पहले ही गोलियां लगी थी और फिर बोन मैरो देना, ये एक बहुत खतरनाक ऑपरेशन था, सिर्फ रोयाम के लिए ही नहीं बल्कि दर्द के लिए भी। अभी उसे होश नहीं आया। दुआ करो उसकी कमर की हड्डी ऑपरेशन से मुतासिर ना हुई हो, वरना शायद वो कभी अपने पैरों पर नहीं चल सकेगा। हसन ने यारम को दर्द की सारी कंडीशन बताई तो यारम को अफसोस हुआ था। वो आज जिस हालत में था उसके बेटे की वजह से था। वैसे उसे गोलियां किसने मारी? यारम ने सवाल किया। वो सट्टा खेलता और ये उसका पेशा है, काली जबान है उसकी। लगा ली होगी दुश्मनी उसे। इंसान को कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटे गैंग से लेकर बड़े से बड़े गैंग से दुश्मन दुश्मन होता है उसका। उसे लोगों के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो सऊदीया गया था परी की बीमारी का पता करने। वहाँ भी उसके बहुत सारे गैंग के साथ 36 का आंकड़ा है। किसी की नज़र में आ गया होगा। सब दुआ करो ठीक हो जाए। उस लड़की को क्या है?
यारब ने पूछा, उसका खून जम जाता है। 6 माह पहले वो बर्फ के तूफान में फंस गई थी। उसे फोबिया है। जब भी उसे वो सब याद आता है, डर से उसका खून जमने लगता है और फिर वो डर उसकी सांसों पर हावी हो जाता है। और उसके साथ ऐसा ही होता है। उसका डर उससे की जान भी ले सकता है। जब ये डर उस पर हावी होता है तो उसका सारा जिस्म काम करना छोड़ देता है। उसके इलाज के लिए उसका ये डर ख़त्म करना होगा। और डर किसी सिलसिले में सऊदीया गया था। वहाँ उस पर हमला हो गया और वो बेचारा 12 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। होश में आते ही वो रयाम के लिए वापस आ गया, क्योंकि वो रयाम के सर्जन को पहले ही बता गया था कि वो 3 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन इस हादसे की वजह से ना आ सका। आज ही डॉक्टर अमन ने मुझे ये बात बताई है। वो बहुत मुश्किल से वक्त पर रयाम के लिए वापस आया है। हम इस कंडीशन में ऑपरेशन ना करते, लेकिन रयाम की ज़िंदगी को खतरा था। शुक्र है सब ठीक है, अब बस दर्क भी ठीक हो, आमीन। यारब ने बेसाख्ता कहा था। वो सिर्फ उसके बेटे के लिए वापस आया था। उसका जाना उसकी मजबूरी थी, वरना शायद वो यारम को झुकने का भी ना कहता। शायद वो अच्छा ही बनना ही नहीं चाहता था। उसे खुद से जुड़े रिश्तों से मोहब्बत थी, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं होने देता। बहुत अलग था वो, लेकिन यारम को आज पहली बार वो बहुत अच्छा लगा। उसके लिए भी ये रिश्ते बहुत अहमियत रखते थे। आज अपने अंदाज से उसने ये बात साबित कर दी थी। रूह दरकशम यहाँ दूसरे दिन ही बहुत बुरी हालत में है। हमें एक बार उससे मिलना चाहिए, यारम ने उससे आकर कहा। मुझे नहीं लगता यारम कि हम वहाँ जाना चाहिए। शारब भाई और खदर मामू कह रहे थे कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि आपने उसकी बीवी की ज़िंदगी बचाई है, मतलब उसने आपका एहसान उतारा है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे वहाँ जाने से उनको ज़रा भी खुशी होगी। उन्हें हमारे लिए जो किया है वो हम भुला नहीं सकते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें बार बार उनके सामने जाना चाहिए। रू ने इनकार करते हुए कहा। तो यारम को आज पहली बार उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। कोई इंसान दूसरे इंसान पर कोई एहसान नहीं कर सकता। रू, ना तो मैंने कोई एहसान किया है और ना ही उसने कोई एहसान का बदला चुकाया है। फिलहाल तो वो जानता भी नहीं है कि मैंने उसकी बीवी की ज़िंदगी बचाई है। वो यहाँ हमारे रोयाम के लिए वापस आया है, उसे बचाने के लिए आया है। वो रोयाम के सर्जन को पहले ही बता चुका था कि वो 2 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन वहाँ उस पर हमला हो गया, जिसकी वजह से 12 दिन तक वो बेहोश रहा। सिर्फ रोयाम के लिए वापस आया। इतनी बुरी कंडीशन में उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया। तुम अंदाज़ा भी लगा सकती हो कि अगर इस ऑपरेशन में उसकी रीढ़ की हड्डी पर ज़रा भी इफेक्ट हुआ तो वो सारी ज़िंदगी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। लेकिन उसके बावजूद भी उसने रोयाम की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की। वो बुरा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका दिल उसे बुरा बनने नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में हम दोनों को चलना चाहिए उससे मिलने के लिए। और अगर उन्होंने हमसे मिलने से मना कर दिया यारम, तो क्या होगा? कुछ रिश्तों की शुरुआत खुद करनी पड़ती है रूह। हमें रिश्तों का एहसास दिलाना पड़ता है। वो तुम्हारे बाबा की नाजायज़ औलाद हो सकता है, लेकिन तुम्हारा नाजायज़ भाई नहीं हो सकता। उसने रेयाम को बोन मैरो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो मेरा कोई एहसान उतारना चाहता था, बल्कि उसने रेयाम को बोन मैरो इसलिए दिया है क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। तुम अहम हो उसके लिए रूह। यारम ने उसे समझाया तो रूह ने हाँ में सर हिलाया। कुछ कहने को अल्फाज थे ही नहीं। पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करेगा इन दोनों के वहाँ जाने पर। लेकिन यारम की बात गलत नहीं थी। वो उसका भाई था और वो उसे इस बात का एहसास दिलाने के लिए तैयार थी। वो उसके बाप का नाजायज़ बेटा तो हो सकता था, लेकिन उसका नाजायज़ भाई नहीं। वो दोनों दर्द के कमरे के बाहर खड़े थे। उसे होश आ चुका था, लेकिन फिलहाल वो किसी से भी मिलने के मूड में नहीं था। अंदर कमरे में उसके साथ उसकी बीवी और शायद चाचा थे। उसने आहिस्ता से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर दरवाज़ा खोला तो बेड पर परी को उसके सीने से लगे आंसू बहाते देखा। इन दोनों के अचानक आने पर बहुत अच्छी खासी शर्मिंदा होकर उठ खड़ी हुई। फिर अपनी शर्मिंदगी एक तरफ रख कर दरकश दरकश बताने लगी। दोकशम में उन्हीं के बारे में बात कर रही थी। इन्होंने ही मुझे बचाया है और अब से ये मेरे भाई हैं। यहाँ अस्पताल में इनका बेटा एडमिट है। अल्लाह उसको शिफा दे। और आप तो मेरे रोमी की मम्मा हैं ना? मैं और रोमी मिल चुके हैं। यही अस्पताल के रूम में इसको ड्रिप लगी थी। उसने आपको नहीं बताया मेरे बारे में? बेवफा सनम, अपनी दोस्त परी का नाम भी नहीं दिया होगा उसने। और रूह को देखकर बोली तो यारब ने मुस्कुरा कर उसे देखा। हमारे बेटे का ऑपरेशन हो गया है और माशाल्लाह से कामयाब भी रहा है। और बेफिक्र रहो, उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ और खड़ूस बयान कैद कर रखा है। खड़ूस दो कैद कर रखा है ना? फिक्र ना करो, मैं बचा लूँगा। यारम ने फिर भरपूर मुस्कुराहट के साथ डिम्पल की नुमाइश की। परी को याद था दर्क ने कहा था कि रोमी का बाप बहुत मगरूर इंसान है, वो उससे बोन मैरो लेना ही नहीं चाहता। लेकिन परी को तो यारम में ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था। खैर वो पुरानी बातें थी, इन सबको दोहराने का
कोई फ़ायदा ना था। अब हकीकत तो ये थी कि वो उसका मसीहा था। फ़िलहाल तो हम तुम्हारे शौहर का शुक्रिया अदा करने आए हैं, जिसकी वज़ह से हमारा बेटा ज़िंदा है। अगर ये वक़्त पर रोयाम को बोन मैरो ना देता तो शायद हम उसे खो देते। यारम ने नरमी से देखते हुए कहा तो परी ने खुशगवार हैरत से दर्क की जानिब देखा। क्या सच में आपने रोमी को बचाया? मेरा रोमी बिल्कुल ठीक है। हाय, मैं कब मिलूँगी अपनी रोमी बेबी से? वो ये अस्पताल में ही है तो मैं दौड़कर मिल आऊँ? वो दर्क को देखते हुए इजाज़त माँग रही थी। हाँ, वो अस्पताल में है, तुम जाकर उससे मिलो। वो दर्क को देखते हुए जो अब बोला तो दूर तक घूर कर यारम ने खुद देखा था। ये ठीक है ना? उसकी नज़रें कह रही थी कि तुम कौन होते हो मेरी बीवी को इजाज़त देने वाले? अरे दर्क, इतना भी क्या परेशान होना, वो मेरी बहन है, रिश्ते में इतना हक तो बनता है मेरा। इतना हक तो बनता है मेरा। यारम के अंदाज में एक मान था जिसे महसूस करके परी मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, आप लोग बातें करें, मैं जा रही हूँ अपने रोमी के पास। वो इन दोनों की बातों को न समझते हुए बाहर भाग गई थी। एक तो वैसे भी उसे बोरिंग किस्म की बातें पसंद भी नहीं थी। उसे तो बस रोयाम की बातें पसंद हैं जिन्हें समझने और सुनने में उसे बेहद मज़ा आता था। मेरे ख्याल में तुम लोगों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। उसका अंदाज बहुत लिया दिया था। हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। रूह ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कहा तो आज पहली बार उसने उसे इतने गौर से देखा था। मैंने ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारे शौहर ने मेरी बीवी की जान बचाई है, उसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। वो बहुत सर्द अंदाज में बोला, जबकि रूह और यारम दोनों जानते थे कि बात उसे अभी पता चली है। तो मैंने कब कहा कि मैं इस बात का शुक्रिया अदा करने आई हूँ? मैं तो और किसी बात का शुक्रिया अदा करने वाली थी। रूह ने मुस्कुराकर कहा तो उसने एक नज़र उससे देखा। न जाने क्यों वो उससे नज़रें चुरा रहा था। बचपन में जब मैं 4 साल की थी हमारे घर में आग लग गई थी और मैं जानती हूँ इस हादसे में मुझे बचाने वाले आप ही थे। मैं उस दिन का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। बचपन से लेकर जवानी तक हमेशा एक मजबूत निसार मेरी गिर्द खींचने के लिए मैंने आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। उस दिन के यारम के दुश्मन राशिद ने मुझे कब्र में दफनाया। आपने यारम को फ़ोन करके बताया कि मैं कहाँ हूँ। मैं उस दिन का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने मुझे सोनू जैसा दोस्त दिया, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने स्विट्ज़रलैंड में मेरी जान बचाई, मैं उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। हमारा रिश्ता कबूल न करते हुए भी हमेशा भाइयों की तरह मेरी हिफाजत करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। और रेयाम को बचाकर आपने कोई एहसान नहीं किया हम पर, मामू का फ़र्ज़ होता है। अल्लाह आपको सेहत याब करे। उसके बिल्कुल करीब खड़ी आंसू बहा रही थी, लेकिन वो खामोशी से बिना कोई तासुर दिए उसे यूं नज़रअंदाज कर रहा था जैसे उससे बात ही ना कर रही हो। फिर उसने आहिस्ता से झुककर उसके माथे पर बोसा दिया और खामोशी से बाहर निकलने लगी। मैंने तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी नहीं किया, समझी तुम? और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरी हकीकत यह है कि मैं गंदी नाली का एक कीड़ा हूँ, तुम्हारे बाप की नाजायज़ औलाद हूँ। मेरा कोई वजूद नहीं और किसी भी इज्जतदार शख्स को मुझसे रिश्ता रखने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके अल्फाज ने रूह के कदम दरवाजे पर ही रोक दिए थे। वो मुड़कर उसे देखने लगी। वो उससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी। आप मेरे भाई हैं और ये बात मुझे आपसे पूछने की या आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। चले, यारम रोयाम अपनी मामी को तंग कर रहा होगा। रूह ने मुस्कुराकर कहा तो यारम भी उसके साथ बाहर आ गया। वो खामोशी से दरवाजे को देख रहा था। उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं लेकिन चेहरा बेतासुर था। रोयाम की आंख खुली तो रूह और यारम उसके बेहद करीब बैठे थे। वो कितनी ही देर इन दोनों का चेहरा देखता रहा। उसे दूसरी बार होश आया था। पहली बार होश आने पर वो आगे पीछे देखता और एक बार फिर से गहरी नींद में उतर गया। परी कितनी देर उसके जागने का इंतज़ार करती रही और फिर नर्स ने उसे आकर दर्क के बुलावे का बताया तो उसे जाना पड़ गया। लेकिन इस बार जब रोयाम को होश आया तो वो सबको पहचान रहा था। फिलहाल किसी से मुखातिब तो ना हुआ था लेकिन रूह और यारम का चेहरा देखकर वो मुस्कुराया था। वो बेहद पुरसकून से उसे देख रहे थे। जब उसकी मीठी सी आवाज़ उनके कानों में गूंजी, मम्मा, बाबा, आपने मेरी मम्मा के कंधे पर हाथ क्यों रखा है? वो नाराज़गी से पूछ रहा था। यारम ने बेख्तियार मुस्कुराहट रोककर रूह के कंधे से अपना हाथ हटा चुका था। होश में आते ही जलसी शुरू हो चुकी थी। पता नहीं ये जल कुक्कड़ किस पर गया है? बल्कि जल कुकड़ा कहना कुक्कड़ की तौहीन होगी। ये तो जल चूजा है जो अपनी माँ के करीब अपने बाप को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हटा दिया हाथ मेरे बाप, बस जल्दी से ठीक हो जा। तेरा बाप तेरे बगैर नहीं रह सकता। उसका नन्हा सा माथा चूमता बेहद मोहब्बत से बोला था। रोयाम, मेरे बच्चे, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? रूह ने उसका नन्हा सा हाथ मलते हुए मोहब्बत से पूछा। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अभी इसका पूरा वो जिस्म दर्द करता रहेगा क्योंकि खून की कमी पूरी होते अभी बहुत वक्त लगेगा। ब्लड कैंसर कोई
چھوٹی سی بیماری ہرگز نہیں ہے، اس میں خون پورا ہوتے ہوتے بہت وقت لگ جاتا ہے۔ ریام نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا جس پر سوئیوں کی وجہ سے بہت سارے نیل پڑے تھے، جبکہ باقی اس کا سارا جسم دوائیوں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے فی الحال درد سے بے خبر تھا۔ یہاں پہ درد ہو رہا ہے، اس نے اپنا ہاتھ اس کو دکھاتے ہوئے کہا۔ روح نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بس میری جان، اب آپ کو کوئی درد برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ فیور بھاگ گیا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میرے بیٹے کا فیور بھاگ گیا ہے، اب ہم تمہیں گھر لے کر جائیں گے اور پھر تم جیسے چاہو گے ویسا ہوگا، پہلے کی طرح کھیلو گے اور اپنے شونو اور آپ کے ساتھ بہت سارا وقت گزارو گے۔ روح نے خوشی سے کہا تو ریام کے چہرے کے دونوں ڈمپل پوری طرح سے چمک اٹھے تھے۔ سچی؟ ریام اپنے گھر جائے گا شونو کے پاس؟ وہ بے حد خوشی سے پوچھ رہا تھا جب اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ سچ میں گھر جانے کی بات پر بہت خوش تھا، شاید ہسپتال میں رہ کر وہ بھی اکتا چکا تھا، اور اب وہ روح کو گھر جانے کے بعد کی اپنی پلاننگ بتا رہا تھا۔ کتنے کام تھے جو اس کے کرنے والے تھے۔ آج جو کام اسے ریام نے بتائے تھے، اسے احساس ہوا تھا کہ اس کا بیٹا تو بہت ہی مصروف انسان ہے، جبکہ یارم خاموشی سے اس کے قصے سن رہا تھا جو کہ بہت مزے کے تھے۔ چڑیا کے لیے پانی رکھنا، ان کے برڈز ہوم کی صفائی کرنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، شنو کا خیال رکھنا، شنو کے ساتھ کھیلنا، اس کو نہلانا، کتنے کام۔ تیرے ریام کو، روح کو تو بس یہ پتا تھا کہ وہ پودوں کے ساتھ اس نے چند برڈز ہوم لگائے تھے کہ پرندے دھوپ سے بچ کر جہاں آرام کر سکیں، لیکن ریام تو ان کا بھی خیال رکھتا تھا، اور ان سب چیزوں میں شونو بھی شامل تھا۔ کتنے دنوں کے بعد وہ اس کی میٹھی میٹھی باتیں سن رہے تھے۔ شاید ماں باپ کے لیے اس سے زیادہ سکون اور کسی چیز میں نہیں ہوتا۔ آپ کو مجھ سے پیار کب ہوا؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ارے میں تو پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوں، کیسے بتاؤں تمہیں؟ میں نے تو تم سے دوستی بھی اسی لیے کی تھی کہ تمہیں پٹا سکوں۔ وہ بڑے آرام سے، سکون سے اس کے سامنے بیٹھی اپنے دل کا حال سنا رہی تھی۔ یار اب تم بھی اظہار محبت کر ہی ڈالو۔ وہ اس کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے زمین پر بیٹھی دوسرے ہاتھ سے اسے چاکلیٹ دے رہی تھی، جسے تھامنے میں وہ بہت کنجوسی سے کام لے رہا تھا۔ ریام بالکل بھی ہاں نہیں کرنا، یہ رشتے میں تمہاری مامی لگتی ہے، کیا تم مامی سے شادی کرو گے؟ یارم نے کمرے میں قدم رکھتے شرارت سے کہا۔ چاکلیٹ کی طرف ہاتھ لے جاتا ریام فوراً رک کر اسے گھورنے لگا۔ ارے ہم شادی نہیں کریں گے، صرف ایک دوسرے کو ڈیٹ کریں گے، اور ہر ڈیٹ میں تمہارے لیے بہت ساری چاکلیٹ لایا کروں گی۔ اس سے پہلے کہ ریام کچھ بولتا، پری نے اسے بڑی پیاری سی آفر دے ڈالی، یقیناً ریام کو بے حد پسند آئی تھی۔ بابا ہم صرف ڈیٹ پر جائیں گے، اس نے یارم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو ڈیٹ پر صرف کھجور ہی ملے گی، چاکلیٹ نہیں، یارم نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، اور ریام کے ہاتھ کے ساتھ جگہ بنائی، جبکہ روح بھی ان کی نوک جھوک انجوائے کرتی یارم کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی۔ کوئی بات نہیں ریام، چاکلیٹ اور کھجور ایک ہی کلر کی ہوتی ہے اور دونوں کا ٹیسٹ بھی بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ میں اپنی ڈیٹ پر چاکلیٹ کے ساتھ ساتھ کھجور بھی رکھ لوں گی، تم بس ایک بار ہاں تو کر دو۔ وہ اس کا ہاتھ بے حد نرمی سے چومتے ہوئے بولی تو ریام کو کسی چھوئی موئی ہیروئن کی طرح اپنا ہاتھ چھڑا کر شرما گیا۔ ریام جانو، سائن کے ساتھ بے وفائی، اور کہاں گئی وہ نرس جس پر تم فدا تھے؟ یارم بے حد شرارت سے بولا، جس پر پری نے بے یقینی سے ریام کی جانب دیکھا۔ مطلب مجھ سے پہلے ہی تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ ابھی تو اظہار محبت بھی نہیں ہوا اور تم پہلے ہی افیئر چلا کر بیٹھے ہو۔ پری کو دکھ ہوا تھا۔ وہ صرف میری دوست ہے، وہ صفائی دیتے ہوئے بولا تو یارم کا بے اختیار کہکا بلند ہوا۔ اسے پتا تھا اس کا بیٹا ٹھرکی ہے، لیکن اس قدر تیسری گرل فرینڈ کے لیے پہلی دونوں گرل فرینڈ کا پتہ کاٹ گیا۔ ریام یہ رشتے میں تیری مامی لگتی ہے، یارم نے پھر سے یاد دلایا۔ ارے آپ اپنے منہ بولے رشتوں کے لیے میرا اور ریام کا رشتہ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ وہ بیچ میں یارم کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ یہ کوئی منہ بولا رشتہ نہیں بلکہ ایک اصل اور سچا رشتہ ہے، آپ کے شوہر میرے بھائی لگتے ہیں۔ روح نے ان کی باتوں میں حصہ لیا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ درکشم نے تو کبھی ذکر نہیں کیا۔ اب وہ مستی چھوڑ کر بالکل سیریس انداز میں بولی تھی۔ وہ مجھ سے خفا رہتے ہیں، ہم ہمیشہ سے ایک دوسرے سے الگ اور دور رہے ہیں، لیکن وقت ہمیں ایک دوسرے کے پاس لے آیا، انشاءاللہ اب ہم دور نہیں ہوں گے۔ روح نے یقین سے کہا تو بے ساختہ تو
پری بے ساختہ آمین کہہ اٹھی تھی۔ آمین ثم آمین، اس کا مطلب ہے کہ میرا بوائے فرینڈ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ اس کے انداز میں ایک بار پھر سے شرارتیں ابھر آئی تھی۔ وہ سچ میں ایک زندہ دل اور بہت شرارتی لڑکی تھی۔ یہ بیماری اگر اسے نہ ہوتی تو ایک بے حد خوبصورت زندگی گزار رہی ہوتی۔ اپنے بھائی کے لیے یہ پیاری سی لڑکی اسے بے حد پسند آئی تھی۔ ہاں بالکل، تم میرے بیٹے کے ساتھ رہ سکتی ہو، لیکن میرے بھائی کو بالکل دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کے انداز سے لگتا ہے کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس نے مسکرا کر اس کے گال کو چھوا تو بے اختیار نظر جھکا گئی۔ ان کا تو مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں کتنا نہیں، لیکن میں رومی کو بہت پیار کرتی ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ دونوں مل کر میرا یہ کام کروا دیں، مجھے کسی بابا کے پاس لے چلیں جو تعویذ وغیرہ دیتے ہوں۔ میں اپنے شوہر کی یادداشت بھلا کر ریام کو بڑا کر دوں گی اور پھر اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ وہاں ہم دونوں شادی کر لیں گے اور بس کر دو لڑکی، حقیقت کی دنیا میں لوٹ آؤ۔ میرا بھائی بھی کسی شہزادے سے کم نہیں ہے۔ روح نے فوراً بھائی کی سائڈ لی تھی۔ انہیں شہزادہ نہیں کچھ اور کہا جاتا ہے۔ رومی بتاؤ ذرا اپنی ماما کو کہ ہم نے درکشم کو کیا نام رکھا ہے؟ وہ بہت پیار سے ریام کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کھڑوس دیو، وہ منہ بناتے ہوئے بتانے لگا تو بے اختیار یارم کا کہکا بلند ہوا۔ مطلب کہ یہ نام درک کا تھا، بالکل اس کی پرسنالٹی پر سوٹ کرنے والا نام تھا۔ بابا آپ میری دوست کو بچا لو گے نا اس کھڑوس دیو سے؟ میں نے اپنے دوست سے پرومس کیا ہے کہ آپ اس کو بچاؤ گے۔ اب وہ ساری باتیں بھلائے یارم سے مخاطب ہوا۔ میں نے تمہاری دوست کو بچا تو لیا، لیکن اس کھڑوس دیو سے نہیں، بلکہ اس کے کھڑوس دیو کے دشمنوں سے۔ تمہاری بیچاری دوست کے نصیب میں وہی شخص لکھا ہے، یارم نے ہنستے ہوئے کہا تو رویام منہ بسور گیا۔ شاید اسے اپنی دوست کی بدقسمتی کا خیال تھا، جبکہ پری کو تو اس کا یہ انداز بھی بے حد پیارا لگا۔ وہ بے اختیار جھک کر اس کے دونوں گالوں کو چوم گئی اور ہمیشہ کی طرح اس کی یہ حرکت ریام کو آگ لگا گئی۔ ریام منہ نہیں بناتے۔ میں نے لاسٹ ٹائم کیا سمجھایا تھا؟ دوستی میں یہ الاؤڈ ہے، وہ اس کے منہ بسورنے پر سمجھانے لگی، جبکہ روح اور یارم ریام کے انداز پر ہنستے تھے۔ اس کا بالکل صحیح لڑکی کے ساتھ پالا پڑا تھا۔ اب وہ کیسے اسے سمجھاتا کہ صرف اپنی ماں کا ہی پسند ہے؟ وہ لوگ اسے واپس گھر لے آئے تھے، فی الحال اسے آرام کی ضرورت تھی۔ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں پوری طرح سے اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کی بے حد ضرورت تھی۔ یارم کام پر جاتا تھا لیکن بہت کم، اس کا زیادہ وقت اپنے بیٹے کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ مشکل میں تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ اب یہ مشکل زیادہ دیر تک نہیں ہے۔ دوسری طرف جب سے جانو سائیں کو یہ پتہ چلا تھا کہ ریام کسی اور کے ساتھ پیار محبت کے عہد و پیمان باندھ چکا ہے، اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اسے بے وفائی کا لقب بھی دے چکی تھی۔ روز وہ 2-3 گھنٹے اس سے بات کرتی تھی، بس وہ روٹھی بیٹھی رہتی اور ریام اسے مناتا رہتا۔ دائم تھائی نے تو ریام کے سامنے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب ریام کے اس طرف کوئی چانس نہیں ہے، اب وہ اپنی جانو سائیں کو خود پٹا لے گا۔ لیکن دائم بیچارے کو کون سمجھائے کہ جانو سائیں کے دل میں تو ریام بستا تھا، جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ 2-3 گھنٹے ایک دوسرے سے کون سی باتیں کرتے تھے کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ بس سارا دن یارم کی موبائل کی شامت آتی رہتی، جہاں وہ جانو سائیں سے کھلم کھلا اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا، اور وہاں پری یارم کا نمبر لے چکی تھی ریام سے باتیں کرنے کے لیے۔ پہلی بار پری کو دیکھتے ہی ریام کو جانو سائیں کی یاد آئی تھی اور اس نے اسے اسی نام سے بلایا تھا، لیکن جب اس کی جانو سائیں پری کی وجہ سے اس سے روٹھنے لگی تھی تو اسے پری بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ اور کل فون پر اس نے پری کو کہہ دیا تھا کہ تم اپنے کھڑوس دیو کے ساتھ رہو، مجھے میری جانو سائیں بہت پیاری ہے، جو اس کی محبت ہی نہیں بلکہ اس کا فرسٹ لو کرش بھی ہے۔ اس کو پتہ تو نہیں تھا فرسٹ لو کرش کیا ہوتا ہے، لیکن یارم کے کہنے پر وہ بول گیا تھا۔ ان کی باتوں پر پری کا معصوم سا دل ٹوٹ گیا اور اس کے جھوٹ موٹ کے رونے پر ریام نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوٹا سا آئی لو یو بول ہی ڈالا۔ روح اور یارم تو اپنے بیٹے کی یہ فین فالوئنگ دیکھ کر پریشان تھے۔ روح کس کو بہو بناتی اچھی خاصی کنفیوز تھی، جبکہ یارم تو اپنے بیٹے کی تھرکیاں دیکھ کر یہ سارے کام تو یارم نے خود کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے جو اس کا بیٹا صرف 2.5 سال کی عمر میں کر رہا تھا۔ اگلے ہفتے روح کی سالگرہ تھی، جسے یارم ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت دھوم دھام سے منانے والا تھا۔ اسی سلسلے میں اس نے سب لوگوں کو کام پر لگا دیا تھا۔ سب لوگ ہی اس کی سالگرہ کی تیاری میں بے حد مصروف تھے، جب روح ہر چیز سے بے خبر اپنے بیٹے کی خواہشات پوری کرنے میں مصروف تھی۔ اس وقت وہ اس کے لیے چاکلیٹ کیک بنا رہی تھی۔ چاکلیٹ کا تو وہ دیوانہ تھا، اسے چاکلیٹ سے بنی ہر چیز پسند تھی اور روح کو اپنے بیٹے کی ہر خواہش پوری کرنی تھی۔ آخر اس کا بیٹا موت کے منہ سے واپس آیا تھا، اب تو وہ اس کی کسی بھی خواہش کو ٹال ہی نہیں سکتی تھی۔
اس کا بس چلتا تھا پوری دنیا اٹھا کر اس کے پیروں میں رکھتے۔ ماں تھی، اللہ نے جتنا بس میں دیا تھا وہ کر رہی تھی۔ وہ کاؤنٹر پر بڑے مزے سے کھڑا چاکلیٹ کا پیس اپنے منہ میں ڈالے شونوں سے باتیں کرنے میں مگن تھا، جبکہ روح بڑے مزے سے اس کے لیے کیک بنا رہی تھی۔ دھیان اسی کی جانب تھا، اس کی باتوں پر مسکراتے ہوئے وہ اپنے کام میں مصروف تھی، جب آہستہ سے یارم نے پیچھے سے آ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ یارم کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ اپنے ہونٹوں سے اس کا ہاتھ ہٹا کر پوچھنے لگی۔ خاموش رہو، ابھی تمہارا باڈی گارڈ سن لے گا اور پھر اس کا سوال ہوگا، بابا آپ میری ماما کے پیچھے کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ وہ ریام کی نقل اتارتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ ہاں تو میرا سوال بھی یہی ہے، اب میرے پیچھے کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ جائیں کمرے میں فریش ہو کر آئیں۔ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے روح بھی بے حد مدھم آواز میں بولی تھی۔ یار پیار تو کرنے دو، تمہارے باڈی گارڈ کا بس چلے تو مجھے تمہارے قریب بھی نہ بھٹکنے دے۔ اس کے لبوں کو چومتا وہ بہت محبت سے بولا تھا۔ یارم آپ کیا کر رہے ہیں؟ ریام دیکھ لے گا، وہ اسے پیچھے ہٹاتی ہوئی سمجھانے لگی، لیکن اس بار ریام کی نظر اس پر پڑ ہی گئی، جو پتہ نہیں کس بات کو لے کر روح سے سوال کرنے لگا تھا۔ آپ میری ماما کے پاس کیا کر رہے ہو؟ اس کا سوال بالکل یارم کی سوچ کے مطابق تھا۔ بس تیری ماں نہیں ہے، میری بیوی بھی ہے، یارم فوراً جواب دیتا روح کی طرف متوجہ ہوا۔ ماما آپ صرف ریام کی ہو نا؟ وہ بے حد معصوم سی شکل بنا کر پوچھنے لگا تو روح کو فوراً اس پر پیار آیا۔ ہاں میری جان، ماما صرف ریام کی ہے، وہ اس کا گال چومتے ہوئے بولی تو ریام نے شرارتی سی ایک نظر یارم پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو آپ خوش ہو گئی؟ تسلی؟ یارم نے گھور کر ان ماں بیٹے کی جوڑی کو دیکھا۔ یہاں کھڑے رہنا ہی بیکار ہے، جا رہا ہوں میں فریش ہونے۔ وہ منہ بنا کر کہتا فریش ہونے چلا گیا کہ پیچھے سے اسے ریام کے جیت سے بھرپور کھلکھلاہٹ کی آواز آئی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ اس کا ننھا شہزادہ اسے ہرا کر خوش ہوتا تھا جب اس کی ماں اپنی بھرپور محبت کا اظہار صرف اس کے لیے کرتی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔